नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर ITI में आप वेल्डर ट्रेड लिए हैं और फाइनल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप पूरे 1 साल कुछ नहीं पढ़े हैं, तो अब बिलीव कीजिए, अगर ये पूरा वीडियो आप देख लेंगे, 50 क्वेश्चन का लेके मैं आया हूँ। पार्ट बाय पार्ट है, ये पहला पार्ट है आपका, ये पार्ट 1 लेके आया हूँ मैं। पहला पार्ट है, इससे दूसरा पार्ट आएगा, तीसरा पार्ट आएगा। 50 क्वेश्चन मैं क्लियर करने वाला हूँ आपका। आप अगर 1 साल कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप 50 क्वेश्चन करके जितने मैं पार्ट लाऊंगा, आप देख के चल जाइए तो बिलीव कीजिए पास कर जाइएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है और इजीली क्वेश्चन पूछता है। आइए पूरा थ्योरी का हम जितना है उसकी चर्चा करेंगे। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको एक क्वेश्चन सही कीजिएगा तो 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। आइए देरी नहीं करेंगे, क्वेश्चन पे आइए। 1 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के इलेक्ट्रोड नमी को आसानी से सोख लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड। मैं ऑप्शन भी दोहरा दूंगा अगर बोलेंगे तो। देखिए, पहला ऑप्शन है हमारा, देख लीजिएगा, आप आंसर भी दे सकते हैं। मान लीजिए किसी को रिवीजन करना, आंसर भी दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार के इलेक्ट्रोड नमी को आसानी से सोख लेते हैं। पहला रूटाइल कोटेड इलेक्ट्रोड, दूसरा है टाइटेनियम कोटेड इलेक्ट्रोड, तीसरा है एसिटिक कोटेड इलेक्ट्रोड और चौथा है बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड। इसका आंसर हो जाएगा बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्ड धातु में निम्न में से किस उपस्थिति से दरार पड़ने पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ठीक है। ये ऑप्शन हो गया, इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश लेपित इलेक्ट्रोड के लिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश लेपित इलेक्ट्रोड के लिए फ्लक्स कोटिंग फैक्टर का मान कितना होता है। मान इसका होता है, ये हो जाएगा 1.25 से 1.3 हो जाता है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि वेल्डिंग प्रक्रिया में वेल्ड किए गए जोड़ की दूसरी ओर से वेल्ड धातु तथा आधार धातु हटाना ताकि वेल्डिंग में उस ओर से संपूर्ण प्रोटेक्शन हो रहा है सुनिश्चित करता है, इसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, ये डी स्केलिंग कहेंगे या बेवेलिंग कहेंगे या बैक गेजिंग कहेंगे या जॉइंट फॉर्मेशन कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बैक गेजिंग। मतलब जो आप वेल्डिंग कर रहे हैं ना, ये 2 पार्ट अगर मान लो वेल्डिंग कर रहे हैं, 2 पार्ट अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं, अगर पीछे से अगर एक आप इसी तरह रख देंगे, ये दोनों सट जाएगा सही से। मतलब जैसे मान लीजिए इसको वेल्डिंग करेंगे तो नीचे उतर जाएगा तो नहीं हो पाएगा। तो नीचे एक बैक में दिया जाता है, वेल्डिंग करने के बाद नीचे एक बैक पोजीशन में रखा जाता है, तो उसको बोलते हैं क्या, बैक गजिंग रहते हैं, बैक गजिंग, ठीक है। पीछे से सपोर्ट करता है, उसको बैक गजिंग कहते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेल्ड बीड को चपटा कर देगा। बीड को चपटा कौन कर देगा। इलेक्ट्रोड का व्यास बढ़ता है, करंट घटता है, वेल्डिंग की गति बढ़ती है या आर की लंबाई बढ़ाएं। इसका आंसर हो जाएगा आर की लंबाई बढ़ाएं, ठीक है। इंक्रीज आर लेंथ, ठीक है। इसका हो जाएगा A4 आंसर हो जाएगा, आर की लंबाई बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा नंबर, इनमें से कौन सी विधि ब्रेजिंग के लिए प्रयुक्त होने वाली हीटिंग विधि नहीं है। ब्रेजिंग के लिए प्रयुक्त होने वाली हीटिंग विधि नहीं है। ताप में कमी या प्रेरण उष्मन या प्रतिरोधी ताप या टॉर्च ताप। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर ताप में कमी, ठीक है। हीटिंग विधि नहीं है, ताप में कमी। इसका हीटिंग विधि देखिए, हीट करेंगे मतलब हीट करेंगे, उसको गर्म करना चाहिए। ताप में कमी करेंगे हीट तो कम होगा उसका ना, ऑटोमेटिकली है। आप देखिए इसी तरह एग्जाम में पूछेगा आपका क्वेश्चन, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। बहुत हार्ड, बस आप रिविजन करके चले जाइए। 7वां नंबर क्वेश्चन है, वेल्डिंग ऑपरेशन से पहले जॉब को गर्म करना खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। हार्डनिंग, पोस्ट हीटिंग, प्री हीटिंग या केंचिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा प्री हीटिंग, ठीक है। साफ क्वेश्चन आप समझिएगा तो बना दीजिएगा कि वेल्डिंग ऑपरेशन से पहले जॉब को गर्म करना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, प्री हीटिंग बोलेंगे। ऑटोमेटिक सी बात है, प्री हीटिंग बोलेंगे जॉब से पहले। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वेल्डिंग के दौरान पाइप नहीं घूम रहा है और यह क्षैतिज की ओर 45 डिग्री झुका हुआ है, यह स्थिति है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 2G, 3G, 4G या 6G। तो इसका आंसर हो जाएगा 6G हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6G। फिगर देख लीजिए, फिगर इस तरह आपको दे देगा। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, फिगर देख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन देगा, आपको आंसर लगाना है 6G, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पाइप वेल्डिंग की एक स्थिति है। पाइप वेल्डिंग देखिए, ये जो 1G, 2G, 3, 5G, 6G जितना होता है ना, वो आप ये सीम वाला चक्कर में नहीं रहिएगा। वो चीज़ होता है आपको वेल्डिंग का प्रकार होता है, ठीक है।
वेल्डिंग का प्रकार होता है 1G 2G 3G 4G 5G सब, ठीक है। 6G 8G बहुत सारा होते रहता है, मतलब एक से एक वेल्डिंग होता है। तो 9 नंबर का हमको आंसर देखना है, तो ये सभी हो जाएगा। पाइप वेल्डिंग की स्थिति 1G से भी हो जाए, 2G होता है और 5G भी वेल्डिंग करता है, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, फिलेट वेल्ड को दर्शाने वाला सिंबल, फिलेट वेल्ड को दर्शाने वाला सिंबल कौन सा है? तो ये चीज़ देखिए, 4 ऑप्शन दिया हमारे पास, इस तरह है या इस तरह है या इस तरह है या इस तरह है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 नंबर का आंसर हो जाएगा, ये त्रिभुज आकार का जो होता है इसको फिलेट वेल्ड को दर्शाने वाला सिंबल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ देखिए बी नंबर है, तो बी नंबर यहाँ किस में है? बी नंबर आपका है इसमें, तो ये आंसर हो जाएगा A2। देखिएगा क्वेश्चन वहाँ पे फंसाएगा तो आप मार के नहीं आइएगा कि ये, आप अच्छा से जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा, मान लीजिए बी नंबर किस में है, ए में है कि 2 में है 3 में है, इस तरह का आपको वहाँ पे टिक लगाना है सही से। 11 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण वेल्डिंग प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा अवयव होता है? पूर्ण वेल्डिंग प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा अवयव होता है? ए नंबर क्वेश्चन है, वेल्डिंग प्राथमिक प्रतीक या पूरक प्रतीक या संदर्भ रेखा या सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा, ठीक है। एक पूर्ण वेल्डिंग प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा अवयव है? तो सभी हो जाएगा, ठीक है, सभी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। 12 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीम वेल्ड के लिए वेल्ड प्रतीक क्या है? सीम वेल्ड के लिए, सीम वेल्ड के लिए प्रतीक ये होगा आपका, ये चिन्ह देता है आपको और पूछ देता है कि ये बताइए कि ये इस तरह का चिन्ह होगा या इस तरह का होगा या इस तरह का होगा या इस तरह होगा। तो इसका साफ साफ आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा A2 नंबर, ठीक है, ये हो जाएगा। ये बीच में आपको वृत्त देके डबल काट देगा, तो आपका हो जाएगा सीम वेल्ड के लिए एक प्रतीक वेल्ड है, ठीक है, सीम वेल्ड के लिए एक प्रतीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, 13 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि नीचे दिए गए वेल्डिंग प्रतीक का अर्थ बताइए। इसका नीचे दिए गए वेल्डिंग का प्रतीक का अर्थ बताइए, इसका क्या होगा? क्या ये फील्ड वेल्ड है या गोल वेल्ड को प्रतीक दिखाता है या सभी तरह वेल्ड है या इस तरह, मतलब इस कुछ क्षेत्र को छोड़ दें, मतलब ई जो है इस तरह को छोड़ दें। क्या ऑप्शन इसका आएगा? इस तरह का चिन्ह दे देगा तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा सभी तरह का वेल्ड, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी तरह का वेल्ड। इस तरह का ऑप्शन रहेगा तो आपको लगाना है सही, सभी तरह वेल्ड करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में, 14 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार की ग्रूव दिखाई दी गई है? ठीक है, वेवेल ग्रूव, भी ग्रूव, नॉच कट या हाफ कट। तो इसका आंसर हो जाएगा वेवेल ग्रूव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेवेल ग्रूव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ब्रेजिंग में फ्लक्स के रूप में किया जाता है? ब्रेजिंग के फ्लक्स के रूप में क्या आंसर, क्या किसको किया जाता है? ऑप्शन 4 हमारा है बोरेक्स, बोरिक एसिड, बोरेक्स और बोरिक एसिड दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोरेक्स और बोरिक एसिड दोनों ब्रिजिंग फ्लक्स के रूप में किया जाता है। बोरेक्स और बोरिक एसिड दोनों, ठीक है, ब्रेजिंग फ्लक्स में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर का क्वेश्चन है कि ब्रेजिंग में प्रयुक्त पूरक धातु का तरल तापमान कितना डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है? कितना डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है? तो हो जाएगा 450 सेंटीग्रेड से अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, PQR का अर्थ क्या है? सेम टू सेम इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा, आप बस देखते जाइए। PQR का अर्थ क्या होता है? PQR फुल फॉर्म पूछेगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रोड्यूसर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड, प्रोड्यूसर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर का क्वेश्चन है, WPS में W से क्या अभिप्राय है? WPS से क्या अभिप्राय है? वर्क हो जाएगा या वर्कर हो जाएगा या वेल्डिंग हो जाएगा या वेल्डर हो जाएगा? तो देखिए इसका साफ साफ आंसर हो जाएगा वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग हो, वेल्डर नहीं लगाइए, वेल्डर ट्रेड होता है, और ट्रेड होता है वेल्डर, लेकिन जो हम वेल्डिंग की प्रक्रिया कर रहे हैं ना, अगर उसको वेल्ड कर रहे हैं तो उसको ही वेल्डिंग कहा जाता है, तो आपको वेल्डिंग ही लगाना है, ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, थर्मिट वेल्डिंग के मूल रूप शामिल है। थर्मिट वेल्डिंग आपको पता है कि मतलब हीटिंग टाइप में होता है ये वेल्डिंग, लेकिन आप साइंस का लॉजिक इसमें ज़्यादा नहीं लगता है। तो ये 19 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? थर्मिट वेल्डिंग के रूप में शामिल है चुंबकीय प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया, यांत्रिक प्रक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक प्रक्रिया। थर्मिट वेल्डिंग मूल रूप से है रासायनिक प्रक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया हमारा, निम्नलिखित में से MIG वेल्डिंग का लाभ क्या है? MIG वेल्डिंग का लाभ क्या है?
ऑप्शन ए हो गया, मोटे और पतले पदार्थ के वेल्डिंग किया जाता है, सही बात है। सभी स्थितियों में वेल्डिंग की जाती है, सही बात है। उच्च निक्षेप दर होती है, बिल्कुल सभी बात, ये सभी हो जाएगा। तो मतलब आंसर जो भी आएगा मेरा सभी के फेवर में आंसर आएगा, डी नंबर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर का। कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग सेट को कौन सा हिस्सा तार और इलेक्ट्रोड की गति में नियंत्रित करता है और वेल्डिंग धारा और गैस प्रवाह के लिए पथ निर्माण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग सेट का एक बार फिर से पढ़ता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग सेट का कौन सा है तार इलेक्ट्रोड की गति को नियंत्रित करता है और वेल्डिंग धारा और गैस प्रवाह के लिए पथ प्रदान करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेल्डिंग शक्ति स्रोत, दूसरा नंबर है वायर फीडर, तीसरा नंबर है वेल्डिंग गन और चौथा नंबर है परीक्षण गैस सिलेंडर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वायर फीडर। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वायर फीडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग के सेटअप के लिए मूल उपकरण है? कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग के सेटअप के लिए मूल उपकरण क्या है? पहला ऑप्शन है वेल्डिंग शक्ति स्रोत, वायर फीडर, वेल्डिंग गन, ये सभी। तो हमने आपको बताया कि जब भी इस तरह का ऑप्शन रहेगा तो सभी मार देना है। ठीक है, सभी मारना है। वेल्डिंग स्रोत भी है, वायर फीडर भी है, वेल्डिंग गन भी है और टोटल है, तो ये सभी का फेवर में आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। FCAW से क्या अभिप्राय है? FCA से क्या अभिप्राय है? FCA से, ये FCA से क्या अभिप्राय है? ये इसका हाफ फॉर्म मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है FCAW का। फ्लक्स कोडेड आर्क वेल्डिंग, फुल कोडेड आर्क वेल्डिंग, फ्लक्स कोडेड ऑटोमेटिक वेल्डिंग, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लक्स कोडेड आर्क वेल्डिंग। ठीक है, फ्लक्स कोडेड आर्क वेल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है FCAW में निक्षेपण दक्षता समानता किसके बीच कितना कितना परसेंट से कितना परसेंट होता है? FCAW में निक्षेपण दक्षता समानता कितने परसेंट से कितने परसेंट के बीच होता है? तो ये कितना परसेंट हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा A4, 80 से 86%। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 80 से 86%। 25 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के दहन से लगभग कितना डिग्री सेंटीग्रेड ताप उत्पन्न होता है? देखिए, मान लीजिए ये आपका यहाँ से ये है और ये आपका ज्वाला निकल रहा है यहाँ से। ठीक है, ये जो बिंदु है इसी बिंदु को बोलते हैं कि यहाँ से सबसे ज़्यादा ज्वाला जो होता है आपका यहीं से होता है। सबसे ज़्यादा मतलब लॉ जो होता है ना, मान लीजिए ये चीज़ आपका है, यहाँ से जो आपका लॉ निकल रहा है, ये यहाँ से लॉ, ये जो यहाँ पे बिंदु है ना सबसे पहले वाला बिंदु, उसमें बहुत ज़्यादा हीट रहता है। तो ये हीट कितना से कितना तक रहता है? तो ये हीट जो रहता है आपका 3100 डिग्री सेल्सियस टू 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 31 से 33 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नीचे दिए गए MIG वेल्डिंग को देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन है। नीचे दिए गए MIG वेल्डिंग की तकनीकें दर्शाते हैं, इनको बाएं से दाएं सही क्रम में नामित करें। ठीक है, आइए देखते हैं। इसका जो होगा कि बोल रहा है कि ये देखिए इस तरह की ये है, एक यहाँ पे है, एक ये है, ये दोनों का नाम क्या है? पुश तकनीक, गन लंबवत खींचने की तकनीक, ये है। आप देख लीजिए, ऑप्शन में बता देता हूँ, ऑप्शन यही है आपका, और भी मैं पढ़ा देता हूँ। देखिए इस तरह का जो भी है आपका, देखिए ये है, ये इस तरह है, इस तरह, मतलब इसको क्या बोलेंगे? उसको यही बोलेंगे पुश तकनीक। आगे ये पुश तकनीक हो जाएगा, ये गन लंबवत हो जाएगा, ये पुश तकनीक हो जाएगा, पुश तकनीक, ये गन लंबवत हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और भी ऑप्शन है तो आंसर मैं बता दिया पहले ही। देखिए 27 नंबर का हो जाएगा, MIG वेल्डिंग में वेल्डिंग तार की नोजल के अंत में वेल्डिंग तार परियोजनाओं की दूरी को क्या कहा जाता है? MIG वेल्डिंग में वेल्डिंग तार की नोजल के अंत से वेल्डिंग तार परियोजनाओं की दूरी को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा स्टिक आउट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टिक आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया आमतौर पर तेज़ी से की जा सकती है? कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया आमतौर पर तेज़ी से की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा MIG वेल्डिंग। MIG वेल्डिंग जो है आपकी, ये जो प्रक्रिया दोस्तों तेज़ी से की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग में किस प्रकार के शक्ति स्रोत का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के शक्ति स्रोत का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिर वोल्टेज। इसका आंसर हो जाएगा स्थिर वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग का दूसरा नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम है MAG वेल्डिंग। क्या नाम है इसका? MAG वेल्डिंग। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है MIG वेल्डिंग। देखिए MAG वेल्डिंग अलग है और MIG वेल्डिंग अलग है। तो MIG वेल्डिंग के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक, कौन सा इसमें छांटना है, कौन सा सत्य नहीं है। उच्च वेल्डिंग, उच्च गति वेल्डिंग, एक नंबर क्वेश्चन। दूसरा ऑप्शन है कोई स्लैग धातुमल नहीं है। तीसरा है आर्क दृश्य नहीं है और चौथा है ध्वनि ब्लेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा A3, आर्क दृश्य नहीं है, ठीक है, आर्क दृश्य नहीं है। चौथा नंबर है GTAW को किस वेल्डिंग के रूप में जाना जाता है। GTAW को किस वेल्डिंग के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि AIT मतलब TIG जो होता है, GTAW को TIG वेल्डिंग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है TIG वेल्डिंग में किस प्रकार की शक्ति का स्रोत का प्रयोग किया जाता है। TIG वेल्डिंग में किस प्रकार की शक्ति का स्रोत का प्रयोग किया जाता है। तो इसका होता है स्थिर करंट, स्थिर करंट हो जाएगा। पीछे हम लोग देखिए जो M वाला MIG वेल्डिंग में इसका जो ये देखिए दूसरा वेल्डिंग यहाँ पे जो देखिए हम लोग यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग में किस प्रकार की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा स्थिर वोल्टेज। और इसका जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हम लोग जो देखिए अभी ये देखिए किस तरह शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका जो TIG वेल्डिंग क्या हो जाएगा आपका स्थिर करंट, स्थिर करंट हो जाएगा, ठीक है, स्थिर करंट इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेस मेटल को छुए बिना GTAW में आर्क शुरू करने के लिए प्रयुक्त विधि कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाई फ्रीक्वेंसी स्टार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है TIG वेल्डिंग मशीन में उपलब्ध उच्च आवृत्ति इकाई का प्रयोजन क्या है। तो पहला ऑप्शन है आर्क को प्रारंभ करना, आर्क वोल्टता में वृद्धि करना। तीसरा नंबर है वेल्डिंग करंट को कम करना। चौथा नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आर्क को प्रारंभ करना, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आर्क को प्रारंभ करना। 36 नंबर का क्वेश्चन है। अब देख लीजिए फिगर इस तरह दे देगा फिगर आपको, बोलेगा कि चित्र में दर्शाए गए वेल्डिंग प्रक्रिया का नाम बताएं। ये आपका यहाँ गैस रहेगा, ठीक है, ये गैस होगा, ये यहाँ पे वेल्डिंग हो रहा है। तो यहाँ पे जो होता है ये कौन सा प्रक्रिया है आपका, ये हो जाएगा आपका TIG वेल्डिंग, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े ना नीचे TIG वेल्डिंग, तो वही प्रक्रिया आपका है TIG वेल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 37 नंबर MIG वेल्डिंग टॉर्च को संपर्क टिप बनाने के लिए किस धातु के मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है तांबा का। इसका आंसर क्या हो जाएगा तांबा का, ठीक, तांबा का आंसर हो जाएगा इसका कि MIG वेल्डिंग टॉर्च के संपर्क टिप बनाने के लिए किस धातु के मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। तो तांबा का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 नंबर का है निम्नलिखित चित्र में धातु स्थानांतरण के तरीकों को बाएं से दाएं सही क्रम में नाम दें। तो इसका आंसर देखिए ये सही से ये इसके बाद ये चीज़ आपको नाम देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा इसका सबसे पहले ये शॉर्ट सर्किटिंग है, दूसरा नंबर ग्लोब्यूलर स्प्रे है और तीसरा नंबर इसको स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार आपको छांटना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 39 नंबर क्वेश्चन मैथ टाइप का क्वेश्चन है, रेशियो टाइप में आप लोग मैथ पढ़ते होंगे। तो इस तरह का है 257 ग्राम वजन वाले मिश्र धातु ABC का वजन क्या है, यह देखते हुए कि अनुपात ये है। तो आपको ये बांट देना, आप रेशियो पढ़े ना मैथ में, आप रेशियो में कंपटीशन में पढ़ेंगे रेशियो, तो वो चीज़ है। देखिए 357 हो गया, 357 को 3 भागों बांटेंगे, 5 दूर 7 7 14। अब इसको जो कटाएंगे इसका एक वैल्यू का मान हो जाएगा, एक वैल्यू का मान हो जाएगा। अब एक वैल्यू का जो मान होगा उसमें से इसमें और इसमें पुट कर देना है, ठीक है, इसमें दोनों में पुट कर देंगे। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 51 kg, ए नंबर का 127 और हो जाएगा 178। ये रेशियो आप कर लेंगे, मैथ वाला बहुत इजीली क्वेश्चन है, बना लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि 150 मिलीमीटर व्यास और 30 दांतों वाला बड़ा गियर 50 मिलीमीटर व्यास वाला छोटा गियर के साथ मेल खाता है तो छोटे गियर कितने दांत के होंगे। तो कितने दांत के होंगे ये 10 दांत के होंगे, ठीक, ये 10 दांत के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 kg और 4 kg से 8 ग्राम का अनुपात कितना होगा। ये भी इजीली है, इधर 4000 ग्राम कर देंगे, 1 kg को 1000 में बदल लेंगे, उसके 800 ग्राम को इधर रख देंगे, 10 से 10 खत्म, 5:1 अनुपात हो जाएगा, 5:1। तो इजीली क्वेश्चन है ये सब, 5:1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि धातु का कौन सा आंतरिक गुण मुड़ने या झुकने पर नहीं टूटता है।
देखिए धातु को बहुत सारा इसका 3 प्रकार का होता है, 3-4। आघात वन्यता में इसको पीट पीट कर चादर बनाते हैं। तन्यता खींच कर लंबाई करते हैं। भंगुरता ये जो मतलब उसको बिखर जाता है ना, जैसे शीशा है, आप गिर जाएगा तो भंगुर हो जाएगा, मतलब चूरा जाएगा, वो चूर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कठोरता। कठोरता का कारण ये झुकना, मुड़ना, झुकना, टूटना नहीं होता है। कठोरता धातु में कठोर ज़्यादा होता है तो ये थिकनेस हो जाएगा। 43 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? आप लोग इलेक्ट्रिक में, मैग्नेटिक में पढ़े होंगे, तो ये बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। ठीक है, इसका आंसर कोबाल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कांस्य धातु का संयोजन क्या है? कांस्य धातु, तो ये तांबा, जस्ता, पित्तल का होता है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। और इसका आंसर हो जाएगा साफ साफ तांबा और टीन। तांबा और टीन किसका मिश्रण होता है? कांस्य धातु का मिश्रण तांबा और टीन होता है। साइंस का क्वेश्चन है। चलिए, ये 45 नंबर का क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाए गए अनुभागीय भाग का नाम बताएं। ये चीज़ जो आपका ऐसे किया है ना, ये सवाल, इसका भाग बताइए। ये क्या है? वृत्त है या दीर्घवृत्त है या अति परवलय है या परवलय है? ठीक है, तो देख लेंगे, लिए होंगे, तो ये हो जाएगा दीर्घवृत्त हो जाएगा। ठीक है, ये किस तरह है इसका फिगर? ऊपर वाला दीर्घवृत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिए गए अनुभागीय भाग का नाम बताएं। ये कौन सा ये है? अब हम ऊपर में ये देखें, अब ये बताइए इसका कौन सा रूप है? तो ये इस तरह का वृत्त है? नहीं। दीर्घवृत्त है? नहीं। अति परवलय होना चाहिए ये आंसर इसका। क्या आंसर है? अति परवलय। अब देखे होंगे आप, अति परवलय आंसर होगा। ठीक है, कोई इसका और मतलब साफ साफ नहीं दिख रहा, ना वृत्त है, ना परवलयाकार है, ना दीर्घवृत्त है, ये अति परवलय हो रहेगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, चित्र में दिखाए गए अनुभागीय भाग का नाम क्या है? अनुभागीय मतलब ये जो है, ये भाग का नाम बताइए। ये भाग ऊपर में हम लोग देखें, तो ऊपर में जो हम लोग देखें, तो ये हो जाएगा एक, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर जो हो जाएगा आपका परवलय हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? परवलयाकार हो जाएगा। ठीक है, ये इसका जो एरिया है थोड़ा ज़्यादा, इसलिए परवलयाकार हो जाएगा। ठीक है। 48 नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि दर्शाए गए दीर्घवृत्त खींचने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ये चीज़ देखिए, ये इसको हम खींचेंगे तो किस प्रकार का, ये फिगर दे देगा और पूछेगा कि किस प्रकार का ये होता है। तो संकेंद्रित वृत्त, 4 केंद्रीय विधि, उत्केंद्रित और लंबवत विधि। तो ये इसको खींचने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इसको खींचने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? 4 केंद्र विधि का प्रयोग करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसको खींचने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, 4 केंद्र विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक, 4 केंद्र विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 49 नंबर का है। इसके बाद हमारा आखिरी प्रश्न होगा, नीचे दर्शाए गए परवलय बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ऑर्डिनेट विधि, आयत विधि, ऑफसेट विधि या स्पर्श रेखा विधि। इसको बनाने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग हम करेंगे? इसको ऑर्डिनेट विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे? ऑर्डिनेट विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन का कि दर्शाए गए चित्र में परवलय बनाने की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? परवलय बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग हम करेंगे? बोलिए, ये चीज़ बनाएंगे तो हम किस विधि का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है हमारा ऑर्डिनेट विधि, आयत विधि, स्पर्श रेखी विधि और समांतर विधि। बताइए, इसका आंसर हो जाएगा स्पर्श रेखी विधि। ठीक है, ये हमारा पार्ट खत्म हुआ यहाँ पे, और इसी तरह का नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। ठीक है, तब तक आप इसको रिवीजन मारिए, इसको बार बार देखिए, जितना होता है इसको आप कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पार्ट के साथ। धन्यवाद।